जी वेलकम बैक व्यूअर्स. दिस video is part 4 PMS General Knowledge Paper 2019, and in this video we are going to discuss questions from 31 to 40. So first question is, which among the following defines the event of supernova? Supernova के बारे में पूछा था कि ये कैसा इवेंट है या ये होता क्या है, या ऑप्शंस में से पूछा हुआ था कि ये किसको डिफाइन करता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था एक्सप्लोडिंग स्टार. एक्सप्लोजन जो होती है ना स्टार की, काफ़ी टाइम के बाद जब वो ओल्ड हो जाता है, तो उस इवेंट को या उस आप कह लें कि फिनोमिना को सुपरनोवा कहते हैं. व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स लो इनफ इन अ मैसिव स्टार, gravity suddenly takes over and the star collapses in just seconds. This collapse reduces the explosion. This collapse produces the explosion we call a supernova. तो वो जो collapse होता है स्टार का, उसको हम सुपरनोवा कहते हैं. यानी एक्सप्लोडिंग स्टार का जो फिनोमिना है या एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स का जो फिनोमिना, उसको सुपरनोवा कहते हैं इन सिंपल टर्म्स. Next question number 32 was King of Pop. Michael Jackson was an American singer, songwriter and dancer. He died in. इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं. माइकल जैक्सन वाज आल्सो नोन एज या इज़ आल्सो नोन एज, तो किंग ऑफ पॉप ये उनका लक़ब है. नेक्स्ट ये भी बता दिया गया था इस पेपर में कि माइकल जैक्सन वाज एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर. सॉन्ग राइटर थे, डांसर थे और सिंगर थे. किस कंट्री से बिलोंग करते थे? एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकन थे. लेकिन PMS 2019 में जो पूछा हुआ था वो ये था कि ही डाइड इन, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था 2009. तो ये जून 25 2009 को माइकल जैक्सन, जो किंग ऑफ पॉप थे, अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर थे, उनकी डेथ होती है. ये क्वेश्चन नंबर 32 था PMSG के 2019 में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 वाज, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द पोइट ऑफ ब्यूटी. पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है जॉन कीट्स को. ये एक ब्रिटिश पोइट थे और ये बहुत कम एज में, एट द एज ऑफ 25 इनकी डेथ हो जाती है. ये एक रोमांटिक पोइट थे. रोमांटिक एज इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है 1800 कह लें या 1798 से लेके 1837 तक का जो टाइम पीरियड है उसको रोमांटिक एज माना जाता है. और रोमांटिक एज में 6 पोइट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिनमें विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी थे. इनको ओल्डर जनरेशन या लेट पोइट्स कहते थे. और उसके अलावा 3 पोइट्स थे जिनको यंगर जनरेशन कहते थे, जिनमें आपके ये जॉन कीट्स भी हैं, लॉर्ड बायरन भी हैं और इनके अलावा शेली भी हैं. तो इनको जॉन कीट्स को माना जाता है पोइट ऑफ ब्यूटी. इनकी एक बहुत खूबसूरत लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एंड ही डाइड ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन TB का ही पुराना नाम था. कंजम्पशन और TB एक ही बीमारी के 2 नाम हैं. तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन कीट्स डाइड ऑफ विच डिजीज़, तो दैट वाज कंजम्पशन और ट्यूबरक्लोसिस. अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन आता है तो दोनों ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 वाज, इन मैथमेटिक्स a solution to an equation that emerges from the process of solving the problem but is not a valid solution to the problem is called dash solution. तो इस तरह का सॉल्यूशन जो एक इक्वेशन को सॉल्व करने से वैलिड आंसर नहीं देता. फॉर एग्जांपल हम 2x² + 2x + y = 0 या 1 या कुछ भी इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और उसको हम उसमें से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं. तो एक टाइम पे x की वैल्यू 5 आती है, दूसरे टाइम हम उसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है. तो इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन या इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगा और इसका एक्सट्रेनियस वाला ऑप्शन करेक्ट था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वाज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट 1 2 3 इज़. अब ये सेट दिया हुआ है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें 1 2 और 3 है. तो उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछा हुआ था. तो इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने का एक फार्मूला है 2n. यानी जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनको ऊपर रखते हैं, 2 की पावर में रखते हैं. तो ये 1 2 और 3, ये टोटल 3 है. तो 2 की पावर जब 3 होता है, दैट मीन्स कि 2 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. यानी 2 × 2 × 2. तो 2 2s are 4 हो गया, देन 4 2s are 8. तो इस तरह से इसको फाइंड करते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 8.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मैनी सबसेट्स डज एन एम्प्टी सेट हैव। एक खाली सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ज़ीरो भी नहीं है, क्योंकि ज़ीरो जब किसी सेट का एलिमेंट बनता है तो ज़ीरो एक नंबर है, इसलिए उसका वन एलिमेंट हो जाता है। खाली सेट में या एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, लेकिन जब हम उसके सबसेट्स बनाते हैं तो सबसेट्स में उसका एक सबसेट बनता है जो कि एम्प्टी सेट होता है। तो इसलिए एक एम्प्टी सेट के सबसेट्स में एक सबसेट ज़रूर होता है जो कि एम्प्टी सेट ही होता है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है दूसरे पॉइंट में, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। मैंने बताया कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि ज़ीरो भी नहीं होता। ज़ीरो इज़ अ नंबर, तो इसलिए वो एक एलिमेंट बन जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई, ये एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है फाई, और करली ब्रैकेट्स के अंदर कोई एलिमेंट ना लिख के या फाई के ज़रिए से ज़ीरो लगा के उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, तो इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं खाली सेट को। ये भी पूछा जा सकता है, आल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट के दूसरे नाम भी वो हमसे पूछ सकता है, तो वो नल सेट भी कहते हैं उसको और वॉइड सेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, when a triangle has two congruent sides the triangle is called a dashed triangle। congruent का मतलब होता है इक्वल इन लेंथ या इक्वल सिंपली। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल थ्री साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्राइंगल की, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्रीज होता है, यानी एक एंगल 90 डिग्रीज से बड़ा होगा। वो 95 डिग्रीज का भी हो सकता है, वो 100 डिग्रीज का भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो एंगल्स हैं दोनों वो ऑब्वियसली अब एक्यूट एंगल्स होंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल एक हो गया, फॉर एग्जांपल वो हो गया 100 का। तो एक ट्राइंगल के जो टोटल तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्रीज का होता है। तो जब एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल 100 डिग्रीज़ का है तो बाकी दोनों एंगल्स ने मिल के 80 बनाना है, तो इसका मतलब है कि वो 40 डिग्रीज़ के हो सकते हैं या मुख्तलिफ इसी तरह से कुल मिला के उन्होंने 80 डिग्रीज़ बनना है, तो वो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं। अब एक्यूट ट्राइंगल कौन सी होती है? विद 3 एक्यूट एंगल्स। सबसे बेहतरीन मिसाल एक्यूट ट्राइंगल की एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्रीज़ के हों, यानी 6 3 18, तो 60 + 60 + 60 वो 180 हो गया। तो 180 डिग्रीज़ चूँकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है, तो तीनों एंगल्स 60 डिग्रीज़ के होंगे। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्रीज़ हो बट ग्रेटर देन 0 डिग्रीज़ हो। तो एक्यूट ट्राइंगल के साथ साथ और एब्ट्यूस ट्राइंगल के साथ साथ आप ऑब्ट्यूस एंगल को भी याद रखिए कि ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्रीज़ हो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, और ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्रीज़ और ग्रेटर देन 0 डिग्रीज़ हो तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट राइट ट्राइंगल होती है। राइट ट्राइंगल में विद 2 साइड्स परपेंडिकुलर फॉर्मिंग अ राइट एंगल, यानी उसकी दो साइड्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं और वो दोनों के जो दरमियान का एंगल होता है वो 90 डिग्रीज़ का होता है, यानी ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज़ का हो, यानी राइट एंगल हो। राइट एंगल की भी डेफिनेशन यही है कि वो 90 डिग्रीज़ का होता है। तो उस ट्राइंगल को जिसमें एक राइट एंगल होता है उसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट है स्केलीन ट्राइंगल। अब स्केलीन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ आपस में मुख्तलिफ होती है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल ना हो, यानी हर साइड दूसरी साइड से मुख्तलिफ लेंथ की हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द डैश इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द डाटा। यानी डाटा की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको ऐड करने के बाद वो जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है उस पर डिवाइड करने को हम क्या कहते हैं? तो वो स्टैट्स में या मैथ्स में मीन होता है। द मीन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डाटा, यानी डाटा जो आपको दिया गया है उसको आप ऐड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन द डाटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मिडिल वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स इन
1 2 3 4 5, 3 इज़ द मीडियन, क्योंकि 3 के लेफ़्ट पे भी 2 नंबर्स हैं, दैट इज़ 1 एंड 2, और राइट पे भी 2 नंबर हैं, दैट इज़ 4 एंड 5। तो इसलिए इस गिवन डाटा में 1 2 3 4 एंड 5 में 3 इज़ द मीडियन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोड। मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी ऐसी एक वैल्यू जो किसी भी डाटा में बार बार रिपीट हो रही होती है, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आई होती है किसी डाटा में वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं। ये तकरीबन मीन और एवरेज सेम ही है, बाकी इनको जब डीपली फिजिक्स वाले, स्टैट्स वाले या मैथ्स वाले स्टडी करते हैं तो वो इनको जानते होंगे। हमारा कंसर्न डीप स्टडी नहीं है, तो हमें बस ये जानना है कि मीन, मीडियन एंड मोड होता क्या है, क्योंकि इसी तरह से जैसे ये PMS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, तो बाकी वो मीन से हटके मीडियन या मोड के बारे में भी पूछ सकता है, तो हमें इन सबको याद करना इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 वाज अ डैश इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन by means of rectangles whose widths represent class intervals and whose areas are proportional to the corresponding frequencies। तो ये हिस्टोग्राम थी, ये आप कारण में दी गई तस्वीर में देख सकते हैं कि वैल्यूज़ को किस तरह से रेक्टेंगल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक यानी ग्राफ तो हम नहीं कह इसको कह सकते, इसको ऑब्वियसली हिस्टोग्राम ही कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी एक तरफ मतलब शो की जाती है या उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरी तरफ इंटरवल्स या जो भी सीन इसका होता है। तो इस तरह की जिसे जब भी रेक्टेंगल्स की फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी में या उसकी इंटरवल्स में या वैल्यूज़ में, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के उसको हिसाब से, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। Next question number 40, the last question of this video. Which instrument is suitable to measure the diameter of a test tube? Diameter फाइंड करना हो, मेजर करना हो किसी टेस्ट ट्यूब का, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाएगा? दिस वाज द क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स की पिक्चर आप ये देख सकते हैं कारण में। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी टेस्ट ट्यूब का डायामीटर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि डायामीटर क्या होता है? डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल के सेंटर से गुजरती है और उसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो डायामीटर फाइंड करने के लिए, यानी सेंट्रल जो लेंथ होती है किसी सर्कल की, वो फाइंड करने के लिए किसी टेस्ट ट्यूब की, तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।